नमस्ते बच्चों, हमने पूर्व की कक्षा में फैराडे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित दो प्रयोग किए, जिनमें पहला जो प्रयोग उन्होंने किया था एक चुंबक और एक कुंडली को लेकर किया था, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। उन्होंने दूसरा और प्रयोग किया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, जिसमें दो परिनालिका उन्होंने प्रयोग में लाई और उनके साथ जो प्रयोग किया उसका हम आइए अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो परिनालिका बनाई। तो हम चित्र पहले देखें कि किस प्रकार से परिनालिका का निर्माण उन्होंने किया। तो ये एक परिनालिका है P। इस परिनालिका में उन्होंने एक धारा नियंत्रक लगाया। धारा नियंत्रक के साथ एक कुंजी के साथ उन्होंने एक लगाया बैटरी, जिसे हम सेल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से E सेल है, K कुंजी है, RH हम धारा नियंत्रक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक जो कुंडली है या जो परिनालिका है, तो इसे हम P से यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ये पहली परिनालिका है और इसे हम कहते हैं प्राथमिक परिनालिका। प्राथमिक परिनालिका। अब ये जो परिनालिका का जो निर्माण हमने किया है, इसके ठीक नीचे में एक हम और परिनालिका बनाते हैं और यह इस आकार का बनाते हैं कि ये जो प्राथमिक परिनालिका है, इस दूसरी परिनालिका के अंदर ये क्या हो सकता है, समाहित हो सकता है। ये जो परिनालिका है उसके अंदर ये परिनालिका अंदर प्रवेश कर सकती है, अंदर प्रविष्ट कराई जा सकती है। तो ये जो दूसरी परिनालिका है इसे हम S नाम देते हैं। S इसे हम कहेंगे द्वितीयक परिनालिका। P से प्राइमरी भी आप बोल सकते हैं, प्राइमरी अर्थात प्राथमिक, और S सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक परिनालिका। तो इस प्रकार से उन्होंने दो परिनालिका लिया और उनका इस प्रकार से उन्होंने समायोजन किया। अब ये जो दूसरी परिनालिका है उसके नीचे सिरे पर दो सिरे हैं। उन सिरों को हम एक धारा मापने के लिए हम लगाते हैं धारा मापी। तो धारा मापी हम लगा दिए G, किस पर लगाएंगे, द्वितीयक परिनालिका के सिरों पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फैराडे ने प्रयोग किया उसका हम यहाँ पे एक चित्र देखते हैं कि दो परिनालिका हैं P और S, उनका इस प्रकार से समायोजन किया गया कि जो P है परिनालिका, उनके सिरों पर बैटरी के साथ या सेल के साथ कुंजी के एक सिरे को धारा नियंत्रक और धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे को पुनः हम प्राथमिक परिनालिका से जोड़ देते हैं और द्वितीयक परिनालिका में हम एक धारा मापी लगा देते हैं। अब फैराडे हैं, उन्होंने इस प्रयोग में ये जो कुंजी है K, ये प्लग होता है। तो प्लग यदि हम इस पे लगा दें तो यह परिपथ जो है वह पूर्ण हो जाएगा और सेल से जो है वह धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो जब हम प्लग लगाते हैं तो परिनालिका जो P है, P को S के अंदर हम ले जाते हैं। इस परिनालिका P को इस S के अंदर क्या करेंगे, हम ले जाएंगे। तो धीरे धीरे जब ये अंदर की ओर जाएगा तो जो धारा मापी है, ये आपका जो धारा मापी है, तो जब परिनालिका इस S के अंदर, ये P अंदर की ओर जाएगी तो प्रेरित धारा जो है वह इस धारा मापी में आपको विक्षेप दिखाई देगा। तो इस प्रकार से
जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना अंदर हो रही है, ये पूरी जो घटना है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। तो जो प्रेरित धारा है वह हमें धारामापी जी में क्या होगा, प्रदर्शित होगा। अब यदि हम ये कुंडली को अंदर, इस परिनालिका को हम अंदर की ओर प्रवेश कराकर एक स्थान पे रोक दें, एक स्थान पे यदि हम रोक देंगे तो क्या होगा, धारामापी में विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। और यदि हम पुनः उसे, अब इसे हम अंदर की ओर प्रविष्ट कराए हैं तो कराने पर क्या दर्शाया, विक्षेप, और उसे रोक दिए तो क्या हो गया, विक्षेप शून्य। लेकिन अब उसे पुनः हम वापस बाहर की ओर क्या करें, निकालें, तो निकालने पर भी आप देखेंगे कि विक्षेप जो है वो धारामापी जो है वह प्रदर्शित इसमें हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया फैराडे ने कि जो प्राथमिक परिनालिका है उसको द्वितीयक परिनालिका के अंदर प्रविष्ट कराने या बाहर निकालने पर धारामापी में क्या होता है, विक्षेप हमें दिखाई देता है। और जो धारा में जो परिवर्तन होता है, जो धारा में जो परिवर्तन है वह हमें इस धारामापी के माध्यम से, विक्षेप के माध्यम से प्राप्त होता है। अब जब हम कुंजी के लगाते हैं तो विक्षेप दर्शाएगा। यदि हम कुंजी को यदि निकाल दें तो निकालने पर भी यहाँ पे जो है क्षणिक भर के लिए क्या होता है, विक्षेप प्रदर्शित होता है या विक्षेप हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो फैराडे हैं उन्होंने दो परिनालिकाओं के साथ प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया कि एक परिनालिका को दूसरी परिनालिका के अंदर हम ले जाएं या बाहर निकालें तो विक्षेप हमें प्रदर्शित होता है। और यह विक्षेप जो होता है, हमने पढ़ा है कि एक चुंबक और एक कुंडली में उन्होंने लिया कि जब हम चुंबक को पास ले जाते हैं तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से भी यहाँ पे दो परिनालिकाओं के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो प्रेरित धारा है वह उत्पन्न होती है और यह जो पूरी घटना है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है और उसको इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है। अब यदि हम देखें, दोनों प्रयोग को हमने पढ़ा है, दोनों प्रयोग के आधार पे हम यदि निष्कर्ष निकालें तो फैराडे का जो प्रयोग है उसका निष्कर्ष यदि हम देखें तो हमें प्राप्त होगा, निष्कर्ष हम निकालें कि जो फैराडे ने जो प्रयोग किए उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब कभी कुंडली, जब हम कभी क्या ले रहे हैं, कुंडली लेते हैं। हमने इसके पहले प्रयोग में एक चुंबक लिया था और एक कुंडली ली थी। तो जब कभी कुंडली या अभी हमने दूसरे प्रयोग में लिया है परिनालिका, तो जब कभी कुंडली या परिनालिका से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली या परिनालिका में प्रेरित विद्युत वाहक बल
क्या होगा, उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष बताया, फैराडे ने, कि उन्होंने जो दो प्रयोग किए थे उस आधार पे यह निष्कर्ष निकला कि जब कभी हम देख रहे हैं कि कुंडली ले रहे हैं, कभी हम क्या लिए, परिनालिका। तो जब कभी कुंडली या परिनालिका से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, आपने पढ़ा है अभी चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, तो बल रेखाओं की संख्या अर्थात जिसे हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, उसमें यदि परिवर्तन होता है तो उस कुंडली या परिनालिका में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यदि हम निष्कर्ष के रूप में देखें फैराडे के जो दो प्रयोग हैं, तो निष्कर्ष आप याद रखिएगा कि जब कभी कुंडली या परिनालिका से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली या परिनालिका में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब इसके पश्चात हम आगे देखते हैं कि जो फैराडे हैं उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम बनाए या नियम का उन्होंने प्रतिपादन किया, और वे फैराडे जो थे उन्होंने मुख्य दो नियम प्रतिपादित किए। पहला जो नियम है उसको हम देखते हैं कि उन्होंने पहले नियम में किस प्रकार से व्याख्या की है। तो ये फैराडे के जो प्रयोग हैं और उनका यह निष्कर्ष हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो उन्होंने मुख्य दो नियम का प्रतिपादन किया है, जिसमें पहला नियम हम देखें तो जब कभी किसी परिपथ, तो जब कोई परिपथ आपको दिया है, तो जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है, इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो यह जो है फैराडे
ने प्रथम नियम दिया कि फैराडे का प्रथम नियम, जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो जैसा कि अभी आपने फैराडे का जो हमने प्रयोग देखा, उस प्रयोग में जो उन्होंने पाया और उसी के आधार पे उन्होंने पहले नियम का प्रतिपादन किया। तो ये जो पहला नियम है उन्होंने हमने देखा, जो दो प्रयोग उन्होंने किए चुंबक और कुंडली को लेकर, परिनालिका को लेकर, दो परिनालिकाओं को लेकर उन्होंने जो प्रयोग किया, उस आधार पर उन्होंने प्रथम नियम जो बनाया वो उसी के आधार पे बनाया है। अब फैराडे जो है उन्होंने दूसरा नियम भी दिया है और वह दूसरा नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, उन्होंने एक नियम और प्रतिपादित किया, दूसरा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जो प्रेरित होता है, जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती को हम क्या कहते हैं, समानुपाती भी कहते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो चूंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसी आधार पर फैराडे ने दूसरा नियम दिया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसा आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे वैसा विद्युत वाहक बल में भी परिवर्तन होता रहेगा या परिवर्तन होगा। अब प्रथम नियम की व्याख्या हमने कर चुकी है इसके पहले के प्रयोग में। दूसरा जो नियम है इसकी हम व्याख्या करेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है और यह किस प्रकार की होता है। तो आइए हम देखते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की व्याख्या। तो फैराडे के द्वितीय नियम की हम व्याख्या करते हैं। फैराडे के जो द्वितीय नियम है, फैराडे के द्वितीय नियम की व्याख्या। तो जो दूसरा नियम है उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मान लो किसी क्षण, कोई क्षण है, क्षण मतलब अंतराल, तो किसी क्षण परिपथ, जो हमने परिपथ बनाया है, तो किसी क्षण परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, परिपथ में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होगा और वह बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
हमने पढ़ा है कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लो किसी क्षण परिपथ में बद्ध चुंबकीय जो फ्लक्स है वह है फाई 1। फाई जो होता है वह चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं फाई 1। अब t सेकेंड, ये किसी क्षण था, अब t सेकेंड के पश्चात, ये किसी क्षण में हम ले रहे हैं फाई 1। अब कुछ समय के पश्चात, जिसे हम कहेंगे t सेकेंड बाद, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब t सेकेंड पश्चात क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो फाई 1 से वह हो जाएगा फाई 2। तो ये हम मान रहे हैं कि किसी क्षण में जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स था वो कितना है, फाई 1 है। t सेकेंड के बाद जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है, फाई 2 है। अब यदि हम परिवर्तन देखें कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, तो हम लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, कितना परिवर्तन हुआ। तो देखिए प्रारंभ में कितना था, फाई 1, t सेकेंड पश्चात कितना है, फाई 2। तो परिवर्तन हम निकालते हैं, किसके सापेक्ष निकालेंगे, t सेकेंड। तो हम कुल परिवर्तन की दर निकालें तो अंतिम फ्लक्स मतलब फाई 2 ऋण फाई 1 बटे t। तो इस प्रकार से समय के t सेकेंड के बाद हम देखें तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है वो आपको मिलेगा फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन t। तो परिवर्तन की जो दर है फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन t आपको प्राप्त होगा। अब फैराडे ने ये बताया है कि द्वितीय नियम में कि प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, उन्होंने ये बताया है। तो हम उसी नियम के आधार पे हम आगे बढ़ें तो हम लिखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय, आप पूरा भी लिख सकते हैं, यदि हम पूरा लिखें तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कौन से नियम हम ले रहे हैं, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल अब हम जानते हैं कि प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है उसे हम E से दर्शाते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E अनुक्रमानुपाती हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन t। तो इस प्रकार से यह फैराडे के द्वितीय नियम से हमने विद्युत वाहक बल ये E अनुक्रमानुपाती फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन t ये प्राप्त किया। तो हमने फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से यह देखा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो हम उसी आधार पर देखें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम E से प्रदर्शित करते हैं, E अनुक्रमानुपाती। अब हमने निकाला है परिवर्तन की दर फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन t। तो हमने ये मान रखा। अब आप जानते हैं कि कभी भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यदि हटाते हैं और उसके स्थान पे यदि हम क्या कर दें, बराबर लगा दें, तो एक नियतांक वहां पे आ जाता है और ये नियतांक ऋण के हम ब्रैकेट में लिखेंगे
φ2 माइनस φ1 बटे टी। तो इस प्रकार से E बराबर ऋण के, यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, और φ2 माइनस φ1 अपॉन टी ये हो जाता है। अब ये जो राशि है नियतांक, यदि इसका मान 1 हो जाए, यदि ये राशि इसका मान क्या हो जाए 1, अर्थात K बराबर यदि हम 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, E बराबर ऋण φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। तो K का मान हमने 1 रखा, 1 का इस पूरी राशि से गुणा करेंगे तो वही राशि हमें प्राप्त होगी। तो E बराबर ऋण φ2 माइनस φ1 अपॉन टी ये हमें प्राप्त होगा, और इसे हम समीकरण 1 हम लिखें। अब यदि ये हमने t समय, t सेकंड के लिए निकाला है, अब यदि क्या हो कि t के मान में अल्प समय हो, अल्प समय अंतराल हो, अल्प समय अंतराल हम लेते हैं डेल t। डेल मतलब परिवर्तन, किसमें, समय में। तो समय में परिवर्तन हो रहा है टाइम में, t टाइम है यहाँ पे, तो समय में यदि परिवर्तन होता है तो उसे हम डेल t से दर्शाते हैं। तो डेल t समय में यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो हम देख रहे हैं कि डेल टी समय है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं, फाई से। अब परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या लगा देंगे, डेल फाई। तो डेल टी समय में यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो, डेल फाई हो, तब विद्युत वाहक बल E जो होगा वह बराबर होगा, इस हम समीकरण 1 से देखें तो ऋण लगेगा ही। अब ये φ2 माइनस φ1 क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और उसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, डेल फाई से। तो हम लिख देंगे डेल फाई बटे, अब t समय हमें कितने समय में हो रहा है, डेल t समय में, तो t के स्थान पे कितना आ जाएगा, डेल t। तो डेल t समय में यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई होता है तो विद्युत वाहक बल का मान होता है E बराबर ऋण डेल फाई बटे डेल t। अब धीरे धीरे ये डेल टी जो है वह राशि बहुत ही कम होती है, डेल मतलब सूक्ष्म लेते हैं हम लोग। तो डेल टी का मान यदि 0 हो जाए तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि डेल टी बराबर यदि 0 हो डेल टी टेंड्स टू 0। तो हम डेल टी का मान बहुत ही सूक्ष्म है, 0 के बराबर यदि हम उसे लेते हैं तो हम E बराबर हम लिमिट, एक हम अंतराल ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं कि डेल टी का जो मान है वह 0 हो रहा है। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, उसकी लिमिट है कि वह 0 होगी। कब, जब होगा ऋण डेल फाई अपॉन डेल टी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं E बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। और देखें तो ये जो परिवर्तन है, वह पूरा हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डी टी। तो इसे हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी, अर्थात समय के सापेक्ष किस में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। फाई हमारा है फ्लक्स, जिसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल है वह बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और यही फैराडे की क्या है, द्वितीय नियम है, जिसकी हमने यहाँ पे व्याख्या की। अब एक चीज आप गौर करेंगे कि
यहाँ पे राशि आ रही है ऋणात्मक, हमने ये ऋण लिया है, यहाँ पे भी ऋण लगाया है, यहाँ पे भी ऋण लगाया है। तो हमने ऋण यहाँ पे इसलिए लगाया है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जब वहां पे घटना घट रही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में हमने देखा है कि वहां पे विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। तो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है और चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है कौन? कौन विरोध करेगा? विद्युत वाहक बल। तो ये ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? यह ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है उसका क्या करती है? विरोध करती है। तो ये विरोध को दर्शाता है, एक दूसरे के क्या करते हैं? विरोधी हैं। कौन कौन? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और विद्युत वाहक बल। तो हमने ऋण चिन्ह इसलिए लगाया है कि ये एक दूसरे के क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पे ऋण चिन्ह को लगाकर ले गए हैं। और लास्ट में हमने बताया कि ये जो समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो उसे हम डी फाई बटे डी टी हम लिखेंगे। यहाँ पे टी टाइम है, टाइम के सापेक्ष डी बाई डी टी लिखते हैं। और ये है फाई, तो फाई आपका क्या है? फ्लक्स है। तो फ्लक्स में समय के सापेक्ष क्या होता है? परिवर्तन होता है। और फैराडे की द्वितीय नियम की क्या हुई? व्याख्या हुई। तो हम यहाँ पे लिख लें कि ऋण चिन्ह क्या दर्शा रहा है, उसे हम लिख लेते हैं कि जो ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस प्रकार से जो ऋण चिन्ह हमने लिया है, ऋण के ऋण, तो ये ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है का विरोध करता है, वह विरोधी है। तो ऋण चिन्ह यहाँ पे यह हमने लगाया है। उस चिन्ह का हमने यहाँ पे क्या किया? व्याख्या किया कि हमने ऋण चिन्ह क्यों लगाया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम एक आंकिक प्रश्न लेते हैं और उसमें हम हल करते हैं। तो आंकिक प्रश्न हम देखें कि कोई लूप है, उस लूप में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तो हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कि एक लूप है, एक लूप में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो फाई बराबर 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 है। ये इतना हमें दिया है कि एक लूप है, उस लूप में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पाई का मान है, पाई बराबर 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। अब फाई का मान, ये जो फाई है
बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मान मिली वेबर में, मिली वेबर ये इकाई है कि फाई का जो मान है, ये जो हमारा फाई है वह किस में है, मिली वेबर में, तथा टी का मान समय जो है वह सेकंड में है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि t बराबर 2 सेकेंड, यदि t बराबर 2 सेकेंड पर यदि हम लूप लें तो लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो हम एक प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, प्रश्न देखें कि एक लूप है, उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान आपको दिया गया है, उसका मान मिली वेबर में है, समय जो है वह सेकंड में है, तो t बराबर 2 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो इसे हम हल करें तो अभी आपने देखा है कि जो विद्युत वाहक बल जिसे हम किससे दर्शाते हैं, E से, और E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये हम जानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल E है वह बराबर होगा ऋण डी फाई बटे डी टी के। ऋण चिन्ह हमने इसलिए लगाया है कि दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। अब हमको क्या दिया है, फाई का मान, तो फाई का मान हमको दिया हुआ है, तो दिया है फाई बराबर 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। तो ये हमारा जो सूत्र है ये हम जानते हैं, और फाई का मान हमें चूंकि क्या है, दिया है। अब इस मान को हम रखें तो अब आप देखिए E बराबर होता है माइनस डी फाई बटे डी टी। अब देखिए यहाँ पे फाई दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी फाई बटे डी टी। तो डी बाई डी टी मतलब क्या होता है, टी हम लेते हैं तो फाई का हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन। हम किसी भी राशि में यदि डी बाई डी टी लगाते हैं तो वह क्या कहलाता है, अवकलन। तो फाई जो हमें दिया गया है इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई बटे डी टी। अब ये जो राशि है, पूरी राशि का हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इधर भी लिखेंगे d बाई डी टी, 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। यहाँ पे t मैंने अलग अलग बना लिया है, आप उसे एक जैसा बना लीजिए। ये दोनों में समानता हो गया। तो 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। अब हम डी फाई बाई डी टी अब अवकलन करते हैं तो यहाँ पे कितनी राशियां हैं, 3 राशियां हैं। तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो पहले डी बाई डी टी 6t वर्ग प्लस डी बाई डी टी 7t प्लस डी बाई डी टी और क्या है 1। तो इस प्रकार से जिन राशियों का होना है उसे हम अलग अलग कर लिए। अब यहाँ पे देखें कि 6 ये क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। 6 जो है क्या होती है, नियत। तो उसे हम फिक्स रखेंगे। तो 6 को हम बाहर लेंगे तो आएगा d बाई डी टी और बचेगा यहाँ पे t वर्ग। t वर्ग का हम अवकलन करेंगे और यहाँ से 7
डी बाई डी टी, और यहाँ बचेगा टी, और डी बाई डी टी 1 अचर राशि है, इसका हम अवकलन करेंगे तो अब क्या मिलेगा हम देखें। तो डी फाई बाई डी टी इधर है तो उसे वैसे लिखेंगे आप डी फाई बाई डी टी। अब देखिए 6 है तो आप उसे वैसे लिखिए। अब डी बाई डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन होगा टी वर्ग का। तो आप एक सूत्र जानते होंगे कि यदि डी बाई डी टी हो और कोई राशि है कितना टी, तो उसका अवकलन होता है यदि मैं यहां लिखूं डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष यदि करें एक्स की पावर n है तो उसका अवकलन होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। ये सूत्र है, ये सूत्र मैंने लिखा कि यदि d बाई डी एक्स x की घात में n है तो वो घात पहले आ जाता है n, x की घात n माइनस 1 मतलब उसके घात में एक की कमी होती है। तो वैसे देखिए यहाँ t की घात में कितना है 2, तो 2 क्या होगा पहले आएगा तो इंटू 2, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है t, तो हम क्या लिखेंगे t, और n माइनस 1 तो घात में कितने का कमी हो रहा है 1 का, तो यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा 1, तो घात में यहाँ हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से यदि हम d बाई डी टी टी स्क्वायर करें तो इसका हमें अवकलन मिलेगा 2t, प्लस है तो प्लस लगाए, फिर 7। अब देखिए d बाई डी टी का t है तो t की घात में कितना है 1, तो 1 क्या होगा पहले आएगा तो ये हो गया 1, फिर इस t की घात में 1 है और कितना कमी होगा 1 का कमी और होगा तो 1 ऋण 1 मतलब कितना हो गया 0, तो t की पावर क्या हो जाएगा 0। तो यदि हम अवकलन करें d बाई डी टी का t का तो वो होगा t की पावर 0, और किसी की घात में 0 होता है तो उसका मान होता है 1, धन d बाई डी टी एक अचर राशि है, अचर राशि का यदि आप अवकलन करेंगे तो वह प्राप्त होगा 0। तो इस प्रकार से हम अवकलन करें तो अवकलन करने पे जो मान प्राप्त होगा वह होगा डी फाई बटे डी टी। अब देखिए 6 का 2 से गुणा होगा, 6 दूनी 12t, धन अब देखिए t की पावर 0 है, इसका मान कितना होगा 1, किसी की घात में 0 होता है तो उसका मान होता है 1, तो ये राशि हो गई 1, 1 का 1 से गुणा होगा 1, 1 का 7 से गुणा होगा तो 7, धन 0 है तो आप उसे जोड़ेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा 0। तो इस प्रकार से आपको डी फाई बटे डी टी का मान प्राप्त हुआ 12t धन 7 या 12t प्लस 7 आप इसे कहेंगे। और हमें अब प्रश्न में देखना है कि हमें t बराबर 2 सेकंड पर निकालना है, तो t बराबर 2 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ये जो मान है हमें वो t सेकंड के लिए मिला, ये t सेकंड के लिए है। अब हमें कितने के लिए निकालना पड़ेगा 2 सेकंड के लिए, तो हम लिखेंगे t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर कितना होगा, तो हम यहां आ जाते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या है E है, तो विद्युत वाहक बल का मान हमको निकालना है, तो E बराबर, अब देखिए ये हमारा सूत्र है, E बराबर हम क्या लगाएंगे ऋण चिन्ह, तो पहले हो गया ऋण चिन्ह, उसके बाद क्या है डी फाई बटे डी टी, इसका मान हमने निकाल लिया है डी फाई बटे डी टी का मान, तो उसे वहां पे रखेंगे 12t प्लस 7,
तो हमने मान रखा। अब मान रखने के बाद t बराबर कितने सेकंड पे निकालना है? 2 सेकंड पे। तो t बराबर हम 2 सेकंड पे निकालेंगे। तो इसे आप बाद में लिखिए, इसको पहले लिखना था। तो यहाँ पे हम e बराबर मान रखने पर आ गया ऋण 12t + 7, ये हम मान रखे। अब मान रखने के पश्चात t बराबर 2 सेकंड पर अब हम t के स्थान पे यहाँ कितना रखेंगे? t के स्थान पे आ जाएगा 2। इसे ऐसा कर लीजिए, t बराबर 2 सेकंड पर अब हमारे पास हो जाएगा e बराबर ऋण 12 × 2 = 7। तो अब इसे हल करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 × 7 और 24 और 7 क्या हो रहा है? यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है? आपस में जुड़ रहा है। तो 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31। तो ऋण 31। अब यहाँ पे हम विद्युत वाहक बल, देखिए फाई का मान दिया है मिली वेबर में और समय का मान दिया है सेकंड में। तो जो हमारी जो राशि जो प्राप्त होगी विद्युत वाहक बल का, वह होगी, चूंकि माइनस है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक होने के कारण इसे हम कहेंगे मिली वोल्ट। तो जो विद्युत वाहक बल जो प्राप्त होगा वह होगा ऋण 31 मिली वोल्ट। तो t बराबर 2 सेकंड पर लूप में ऋण 31 मिली वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार से आंकिक उदाहरण बना सकते हैं। आप पुस्तक में और भी दिया हुआ है, उसे आप बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। इस प्रकार से हमने आज फैराडे के नियम, परिनालिका के साथ और चुंबकीय प्रेरण के नियम का अध्ययन किया। धन्यवाद।